हेलो दोस्तों। हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 28 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। आज का संडे का न्यूज़पेपर था, तो जनरली संडे के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं हैं। स्टिल दो तीन चीज़ें हैं जिसपे कि पूरा डिटेल्ड स्टडी हम लोग को मिल जा रहा है। जैसे अभी बिल्किस बानो जो केस है उसके बारे में जानेंगे। पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ बोला है उसको जानेंगे। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डाटा हम लोग जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना बिल्किस बानो केस से। तो ये केस था क्या, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि गुजरात दंगा जो 2002 के पास हुआ था, 2002 में हुआ था, वहाँ पे एक गैंग रेप का केस सामने आया था बिल्किस बानो जी का। उनके गैंग रेप का केस सामने आया और उसी समय पे लगभग लगभग 7 लोगों का मर्डर भी साइमल्टेनियसली वो भी केस रजिस्टर किया गया था। एक्चुअली जो इवेंट बोला जा रहा है उसमें 7 से ज़्यादा लोगों की बात की गई है कि 7 से ज़्यादा लोग मरे थे, लेकिन जो बॉडी रिसीव की गई वो सिर्फ 7 लोगों की रिसीव की गई थी। इसी वजह से उन पे जो केस बना था वो 7 पर्सन्स का मर्डर का चार्ज और गैंगरेप का चार्ज बना था। अभी ये हुआ रिसेंट में कि जो रेमिशन पॉलिसी है गुजरात गवर्नमेंट की 1992 की टू के हिसाब से, उनके हिसाब से इन कन्विक्ट्स को रिलीज कर दिया गया। उनको जो सजा दी गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उससे पहले। तो ये जो रिलीज किया गया उन्हें इसी बात पे काफ़ी ज़्यादा आउटरेज मचा हुआ था, पूरा पॉलिटिकल ग्राउंड पे, पूरा सोसाइटी ग्राउंड पे वो आउटरीच चल रहा है, अभी भी उस चीज़ का चल रहा है। और ये जो डिसीजन लिया गया था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कि इन कन्विक्ट्स को रिलीज कर दिया जाए, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। इन सबको जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई थी ये बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली दी गई थी। और जो इन लोगों ने फिर बाद में रेमिशन के लिए अपना एप्लीकेशन दिया था कि हमारी सज़ा को रेमिट कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, ये इतना दूर हम लोगों ने सज़ा काट लिया है, उसके आगे की सज़ा हम लोग का माफ़ कर दिया जाए। तो ये जो अपील किया गया था ये बॉम्बे हाई कोर्ट में किया गया क्योंकि सज़ा वहीं से दी गई थी। तो उन्होंने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है इसके बारे में डिसाइड करने के लिए। फिर एक दूसरे कन्विक्ट ने यहाँ पे अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि गुजरात गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है रेमिशन को कंसीडर करने के लिए। और क्या उनका आधार रहेगा कि रेमिशन पॉलिसी ऑफ गुजरात 1992। अब इसी जो जजमेंट था इसके आधार पे कन्विक्ट्स को 15 अगस्त 2022 को इस साल छोड़ दिया गया। अब रेमिशन की जहाँ तक बात आई है तो रेमिशन के रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना हम लोग को ज़रूरी है, ताकि हम लोग इसको जज कर सकें कि अभी जिस पॉलिसी के तहत में उन्हें छोड़ा गया है ये सही है गलत है, तो वो पॉलिसी जानना ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था लक्ष्मण नास्कर केस 2000 में। तो ये संभावित है, पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा अभी गर्म है बिल्कुल। तो ये इस तरीके का चीज़ आ सकता है, कहीं पे भी आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 5 कंसिडरेशंस बोले रेमिशन के लिए। पहला ये कि ये जो क्राइम किया गया है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्ट है कि पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है। ये पहला चेक होगा हमारा कि अगर पूरा समाज प्रभावित हो रहा है तो आप उसको रेमिट नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि इस तरीके के क्राइम के रिपीट होने के चांसेस कितने हैं भविष्य में। अगर आगे जाता है, अगर वो आदमी रिलीज कर दिया जाता है तो कितना पोटेंशियल है उसमें। तीसरा जो बात है कि वेदर द कन्विक्ट हैज़ लॉस्ट द पोटेंशियलिटी टू कमिट क्राइम, उसकी जो शक्ति है क्राइम करने की उसकी पोटेंशियल में कमी आ गई है, वो खो चुका है उस पोटेंशियल को कि नहीं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो वो अब आगे कमिट क्राइम करेगा, वो संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये चीज़ हुआ है कि नहीं। चौथा क्या है कि जो कन्विक्ट है उसको जेल में रखने से कुछ पर्पस हमारा सर्व हो रहा है क्या, ये चीज़ चेक है।
अगर जेल में रखने से उसमें दिख रहा है कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तब उसको ठीक है, आप उसको रख रहे हैं। या फिर मान लीजिए कि अगर उसको बाहर छोड़ देते हैं, उसको जेल में रखने का एक पर्पस ये भी है कि जो विक्टिम थे, विक्टिम की फैमिली, विक्टिम के लोग वो सेफ रहें। अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो विक्टिम पे हो सकता है कि कुछ हमला या कुछ इस तरीके की चीज़ें हों, तो वो भी एक पर्पस होता है कि प्रिजन में लोग को रखते हैं, तो वो पर्पस सर्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जो लास्ट कंसिडरेशन है वो ये है कि जो कन्विक्ट की फैमिली है उसका हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। तो ये 5 फैक्टर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताए हैं कि आपको किसी भी रेमिशन के टाइम पे आपको कंसीडर करना चाहिए। अब देखते हैं इस केस में जो रिलीज किया गया है इसमें क्या है अपोजिशन का मेन ग्राउंड। पहला तो कि जो क्राइम कमिट किया गया वो बहुत ही ब्रूटल और हॉरिफिक नेचर ऑफ क्राइम है। इतने ब्रूटल और हॉरिफिक नेचर ऑफ क्राइम के लिए रेमिट करना ये उतना सही नहीं लग रहा है, इसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोसेस हुआ रेमिट करने का उसमें काफ़ी सारे लीगल इश्यूज इन्वॉल्व थे। जैसे पहला इशू हम लोग देखते हैं कि रेमिशन जो किया गया बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट किए हुए किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिगार्ड में पास्ट में भी बोला है कि कंकरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके के रेमिशन में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन का कोई भी चीज़ नहीं किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जो रेमिशन पैनल होता है इसमें जनरली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, जैसे जो पेरोल देते हैं, रिहैबिलिटेशन वाले जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, प्रोबेशन वाले, जेल वाले अथॉरिटी, तो इनका मेन वहाँ पे ओपिनियन होना चाहिए। और साथ में जो जज, जिस जज ने ट्रायल कंडक्ट किया था उसका भी ओपिनियन लिया जाना चाहिए। तो इस केस में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उन्होंने ही यहाँ पे ओपिनियन अपना दिया जो कि इसके अगेंस्ट में था, और बाकी जो मेन जजमेंट आया था वो तो अपील आपका बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया था। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि रेमिशन का जो है अधिकार से इनके पास है, गुजरात गवर्नमेंट के पास, तो इनका ओपिनियन लेने का कोई मत बन नहीं रहा था। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रायल में अपना भाग लिया था उनको ही कंसीडर किया गया, उनको ही कंसल्ट किया गया, वो इसके अगेंस्ट में बोल रहे थे। साथ में क्या है, इस पैनल में 2 बीजेपी एमएलएस थे, तो ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को इस पैनल में रखना कितना सही है कितना गलत है, इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा इशू मचा हुआ था। नेक्स्ट जो बात है कि बहुत सारे जो लीगल कमेंटेटर्स हैं उन्होंने ये बताया कि जो अभी करंट रेमिशन पॉलिसी है उसमें जो भी लोग हीनस क्राइम्स के गिल्टी हैं उनको इस पॉलिसी से बार किया गया है, उनको इस पॉलिसी के तहत में रेमिशन नहीं दिया जा सकता है। तो इस मुद्दे में यही चीज़ था। तो बिल्किस बानो के बारे में हम लोगों ने मुद्दा समझ लिया कि क्या केस था, उनको रेमिट किया गया। उसके अलावा रेमिशन के लिए क्या ग्राउंड है, वो लक्ष्मण नास्कर केस हम लोगों ने देखा कि 5 ग्राउंड दिया है। उसके अलावा जो करंट में दिया गया है तो उसका इशू क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हैं, लीगल इश्यूज, पूरा प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया, नहीं प्रोसेस फॉलो किया गया, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। तो इस मुद्दे में जानने के लिए इतना ही है। हम लोग आगे आते हैं, अपना अगला जो मुद्दा है उस पर, पेगासस मालवेयर रिपोर्ट। तो पेगासस मालवेयर रिपोर्ट पे अगस्त 25 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हम लोगों ने पैनल कंस्टिट्यूट किया था पेगासस इशू को देखने के लिए, उन्होंने कोई सा भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं पाया है कि कोई इजरायली ऑरिजिन स्पाईवेयर का अटैक या कुछ उस तरीके से सर्विलेंस करने की कोशिश की गई है। उन सारे फ़ोन्स पे उन्होंने 29 फ़ोन्स पे एग्जामिन किया था, तो उन सारे फ़ोन्स में इस तरीके का कुछ भी उन्होंने कुछ कंक्लूसिव एविडेंस इसका नहीं पाया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बोला कि जिस तरीके का एडमेंट एटीट्यूड गवर्नमेंट का स्टार्टिंग में था, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ही डिनाई कर दिया था कि हम लोग जो डिटेल्ड एफिडेविट है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला था कि आप डिटेल्ड एफिडेविट फाइल कीजिए कि आप पे जो आरोप लग रहा है उसके रिगार्डिंग, कि आप जो इन्वॉल्व थे पेगासस के थ्रू लोगों के सर्विलेंस के इसके लिए। तो डिटेल्ड एफिडेविट गवर्नमेंट ने फाइल करने से मना कर दिया था। ग्राउंड ये दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैनल ये बनाया था कि आप इसकी जांच करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पैनल को भी
गवर्नमेंट के साइड से कोई कॉपरेशन नहीं मिला है। उसी तरीके का एडमिन एटीट्यूड कंटिन्यू रहा है गवर्नमेंट के साइड से। अब पेगासस इशू क्या हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो पेगासस इशू क्या है, कि मीडिया स्क्रूटनी में ये मुद्दा उठ के आया था। बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल जो हैं, जैसे द वायर, गार्जियन, वाशिंगटन पोस्ट और भी कई सारे मैगजीन्स जो थे और न्यूज़पेपर, ये इसके स्क्रूटनी में इन्वॉल्व थे। इन्होंने पाया कि इसके साथ में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस भी इसमें जुड़े हुए थे। इनके पास 50,000 फ़ोन नंबर का डाटा था, डाटाबेस था। उसके बेसिस पे इन्होंने अपना सर्वे दिया है। फिर इनके लैब में कुछ रिसर्च भी किया गया, एमनेस्टी लैब में। तो एमनेस्टी लैब में जो रिसर्च किया गया उसमें इन्होंने 67 फ़ोन्स को एग्जामिन किया, जिसमें पाया गया कि 23 फ़ोन्स वे आर सक्सेसफुली इन्फेक्टेड पेगासस से, और 14 में दिखा था कि वहाँ पे फ़ोन के साथ में पेनिट्रेट करने की, पेगासस से पेनिट्रेट करने की कोशिश की गई थी। इसका साइन उनके फ़ोन में दिख रहा था। इसके अलावा जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वो जनवरी 28 के अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल में उन्होंने क्लेम किया था कि पेगासस जो था, इंडिया इजराइल का एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो $2 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ था, पैकेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड इंटेलिजेंट गियर्स, उस वाले एग्रीमेंट के तहत में इंडिया ने परचेज किया इजराइल से। और चूंकि पेगासस एक साइबर वेपन है, तो इसमें एक कंडीशन इंपोज होता है कि सिर्फ जो स्टेट एंटिटी हैं, जो गवर्नमेंट एंटिटी हैं, सिर्फ उनको ही ये चीज़ बेचा जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रूटनी करने की कोशिश की, उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ कॉपरेशन गवर्नमेंट के साइड से नहीं मिला। तो कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इस इशू में इतना ही कुछ है। और इसके अलावा हम लोग अगला चीज़ देखते हैं। अपना OTT पे जो डाटा है, ये हम लोग को इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है। इसको ये दिखा रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कैसे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आपका GS3 का टॉपिक हो सकता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो कैसे, इसको आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं कि कोई भी नया अगर चीज़ आता है तो कैसे पुराने वाले को खा जाता है, वो चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं, तो बाकी जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, आपका मूवी कम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, तो ये सारी जो है वहाँ पे इसको इम्पैक्ट कर सकता है इन द कमिंग फ्यूचर। जैसे जो अभी डाटा दिया गया है वो ये है कि 2023 तक ये 12,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो सकती है इंडिया में। ये एक SBI रिसर्च रिपोर्ट में ये चीज़ निकल के आया है, जो कि आपका जो मल्टीप्लेक्स बिजनेस है उसके ऊपर निकल सकता है। ये जो अगर हम लोग सब्सक्राइबर की बात करें तो 2017 का एक डाटा है हमारे पास, 18.4 करोड़ सब्सक्राइबर काउंट 2017 में ही था। और इसी के हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड देखें तो 35.1 करोड़ 2022 तक और 46.6 करोड़ 2027 तक। लेकिन और भी बहुत सारे इंडस्ट्री में रिपोर्ट आते हैं, उनके हिसाब से आज के डेट में ही हमारे पास 45 करोड़ OTT सब्सक्राइबर हैं इस कंट्री में, जो कि एंड 2023 तक 50 करोड़ पहुंचने की संभावना है। तो इतना ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का ग्रोथ होने का कारण इंडिया में अगर हम लोग एनालाइज करते हैं, तो पहला तो ये चीज़ कि हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है इंडिया में, काफ़ी लोग इसको अफोर्ड कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि हमारे कंट्री में इंटरनेट यूजर्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। फिर डिजिटल पेमेंट को बहुत ही पॉजिटिवली इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, तो इससे OTT प्लेटफॉर्म पे आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं खुशी खुशी। इसके अलावा एक और फैक्टर ये है कि जो ग्लोबल प्लेयर्स हमारे यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, तो इनका जो इंटरनेशनल जो US मार्केट है उसमें जो पैकेज ये लोग देते हैं, उसके मुकाबले हमारे यहाँ पे जो पैकेज दिया जा रहा है वो 70 to 90% चीपर है US के मुकाबले। तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है जो व्यूअर्स हैं उनको। फिर एक और चीज़ है कि ये तो अभी इंटरटेनमेंट की ही सेक्टर में है,
लेकिन संभावना है धीरे धीरे ये अपना क्षेत्र विकसित कर सकता है, ये एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, फिटनेस के क्षेत्र में एक्सपैंड कर सकता है, बहुत ही जल्द इसकी संभावना दिख रही है। सब्सक्राइबर काउंट में अगर बात किया जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का है 14 करोड़ का। उसके अलावा फिर नेक्स्ट पे अमेजन प्राइम आता है 6 करोड़ का, नेटफ्लिक्स आपका 4 करोड़ सब्सक्रिप्शन है इनके पास। तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जिस प्रकार से VCR, VCP, DVD इसी इंडस्ट्री को 1980s में जो बिल्कुल बूम पे चल रहा था वो ख़त्म हो गया था, नया जो टेक्नोलॉजी आई उसके हिसाब से। तो ये OTT जो मल्टीप्लेक्स वाली जो व्यवस्था है उस पर खतरा धीरे धीरे बन रहा है, और समय के साथ जो है कैसे चीज़ें बदलती हैं उसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये डिजिटल टेक्नोलॉजी दिख सकता है। और OTT प्लेटफॉर्म का रेगुलेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक पार्ट ऑफ डिस्कशन है, उस पर भी अभी सुप्रीम अपना जो गवर्नमेंट है उन्होंने गाइडलाइन दिया था। तो वो सारी चीज़ों को एक बार आप कंप्रीहेंसिवली ज़रूर कवर करें। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कमिंग 1 और 2 ईयर्स ये पूछा जा सकता है। तो आज के आर्टिकल में हमारे पास यही सारी 3 मुद्दे थे जिस पे हम लोगों ने बात किया। बाकी अगर आपको इसका PPT डाउनलोड करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PPT वहाँ से आप ले सकते हैं रिवीजन पर्पस के लिए। और इस इनिशिएटिव को आप लोग रेगुलर फॉलो करें, रेगुलर रिवाइज करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे साइड से आज इतनी ही है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।